मेरा नाम मुस्कान है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी शादी एक गांव के ज़मींदार के बेटे से हुई थी। मैं शहर से आई थी, लेकिन उसकी अमीरी के सामने हम कुछ नहीं थे। मुझे बचपन से ही गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता था। जब भी छुट्टियां होती हैं और मेरे घर वाले हम दोनों बहनों और हमारे इकलौते भाई से यह पूछते कि इस बार छुट्टियां बिताने के लिए किस देश जाना है, मैं पापा से गांव का कहती थी। ये सुनकर मेरे बाकी भाई बहन मेरा मजाक बनाते, कहते थे कि हम अमेरिका और दुबई की बात करते हैं और यह है कि गांव की बात करती है। शायद ये मेरी मिट्टी से मेरी मोहब्बत थी, या ना जाने क्या मुझे अपना इंडिया ही पसंद था। और हमारे देश के गांव के हरे खेत देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता था। शायद यही वजह थी कि जब खलील का रिश्ता आया तो मेरी बड़ी बहन ने फ़ौरन से इनकार कर दिया। कहने लगी, ना बाबा, ना मैं किसी भी गांव में जाकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। संजय अंकल मेरे पापा के दोस्त थे और उनकी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि अपने बेटे की शादी हम दोनों बहनों में से किसी एक के साथ करें। क्योंकि मेरा नंबर दूसरा था, इसलिए उन्होंने बड़ी बहन का रिश्ता मांगा था, लेकिन मेरी बड़ी बहन ने साफ इनकार कर दिया। मेरे पापा कहने लगे कि मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती है, मैं उसे यूं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना भी बुरा बाप नहीं हूं कि बेटी को ज़बरदस्ती किसी के साथ ब्याह दूं। हमारे पापा के दरमियान कोई ख़ास झिझक ना थी। वह हमसे हमारे रिश्तों की बात कर लिया करते थे और पूछ भी लेते थे। खाने की टेबल पर यह बात हो रही थी। पापा ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है। बहरहाल यह रिश्ता मेरी बहन के लिए आया था, इसलिए मैंने इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे गांव बहुत पसंद था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं। हालांकि मेरी माँ और मेरी बहन मुझे घूर कर देखने लगी। वह नहीं चाहती थी कि मेरी शादी गांव में हो। बेशक उनका घराना बहुत अमीर था, लेकिन फिर भी गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत अलग होती है। मेरी माँ कहने लगी, ये क्या कह रही हो मुस्कान, मैं जानती हूँ तुम नहीं रह सकती हो। तुम्हें यहाँ ज़िंदगी गुजारने की आदत है। कोई 2-4 दिन या हफ्ते की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी का मामला है। तुम एक आज़ाद माहौल में पली बड़ी हो। शहर में तुम्हें रहने की आदत है। कैसे ज़िंदगी बिताओगी वहाँ? तुम वहाँ कैसे सरवाइव कर पाओगी? मैंने कहा, मैं कर लूँगी। मुझे गांव पसंद है, मुझे वहाँ का माहौल भी पसंद है, और मैंने कौन सा किसी किसान की बीवी बनना है। अरे जागीरदार की बहू बन के जाऊँगी, गांव वाले तो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। मुझे उस रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पापा कहने लगे कि ठीक है, जब मुस्कान को कोई मसला नहीं है तो तुम लोगों को भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेरा रिश्ता खलील से तय हो गया। मुझे इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी, तो कोई अफसोस भी नहीं था। बहरहाल बहुत जल्द मेरी शादी खलील से हो गई और मैं विदा होकर शहर से गांव आ गई। हम रात के टाइम ही गांव पहुंचे थे और पूरी हवेली कुमकुम और फूलों से सजी हुई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरा बहुत अच्छा इस्तकबाल किया था। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई सल्तनत की शहजादी हूँ और अपनी प्रजा से बातचीत करने के लिए बादशाह की कुर्सी पर बैठने लगी हूँ। इतना प्रोटोकॉल, इतनी इज्जत। रात के वक्त हम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन गांव सारे का सारा उस हवेली में मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद था। मुझे देखकर तालियां बजाई गई, खुशी का इजहार किया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत अनोखा, बहुत अच्छा था। मेरा शादी वाला लहंगा तकरीबन 15 लाख का था। उस पर ससुराल वाली खानदानी जेवर से मैं लदी हुई थी। मेरे लिए ये सब नया था, इसलिए अच्छा भी लग रहा था। उस हवेली से अपने कमरे तक जाते हुए मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे। मेरे सास ससुर ने पूरे गांव से मेरा तारीफ करवाया था। कहा था कि यह आप लोगों की नई जागीरदारनी है, इसका कोई भी हुक्म आप लोगों को नहीं टालना है। और वह लोग किसी गुलाम की तरह सर झुका के इस बात में सर हिला रहे थे। यहाँ तक तो मामला मेरी भी समझ में आता था, लेकिन जो कुछ उसके बाद शुरू हुआ वह मेरे लिए नाकाबिले यकीन सी बात थी। मुझे गांव वैसे तो देखने में बहुत पसंद था, लेकिन यहाँ की रीति रिवाज को मैं बिल्कुल भी ना जानती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में मेरे लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। सुहागरात के रात मेरे पति ने मुंह दिखाई में मुझे हीरो का सेट दिया था। मैं खलील की संगत पाकर बेहद खुश थी, लेकिन चंद दिन के बाद जहाँ मुझे खलील लेकर आया, मेरा खौफ से बुरा हाल था। वह अपनी हवेली घुमाने के लिए मुझे कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें अपनी हवेली दिखाता हूँ। मैं भी खुशी खुशी राज़ी हो गई पूरी हवेली देखने के बाद। जब बारी हवेली के पिछली तरफ की आई तो वहाँ पर घोड़े का अस्तबल था और मुझे घोड़े को देखकर ही डर लगने लगा था, क्योंकि मुझे बचपन से घोड़े से डर लगता था। बचपन में मेरे बाबा ने मुझे घोड़े पर बिठाया था और मैं बहुत बुरे तरीके से गिरी थी। बस तब से मुझे घोड़े से डर लगता था।
हालांकि काफ़ी उम्दा नस्ल के घोड़े भी उन घोड़े में मौजूद थे। खलील ने मेरा हाथ घोड़े पर लगाना चाहा तो मैं खलील से अपना हाथ छुड़वाया और पीछे हो गई। वह मुझे हैरत से देखने लगा। क्या बात है? मैंने कहा, मुझे घोड़े से डर लगता है। तो वह कहने लगा, क्या घोड़े से भी कोई डरता है? मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें घोड़े की सवारी सिखाऊं और एक तुम हो के घबरा रही हो। मैंने कहा, ना बाबा, ना, मुझे तो इन घोड़े से दूर ही रखो तो बेहतर है। उस वक्त तो खलील ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वह कहता था कि यह घोड़े मेरा जुनून है, मुझे इनसे इश्क है। इसलिए अगर तुम यह चाहती हो कि मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और भी बढ़ जाए तो फिर घोड़े के साथ इश्क कर लो। ये कुछ भी नहीं कहते, लेकिन मेरा दिल तो घोड़े के नाम से ही डर से धड़कने लगता था। ये मेरे प्यार की बात न थी, लेकिन एक बार खलील मुझे ज़बरदस्ती अपने घोड़े के अस्तबल के अंदर ले गया। मेरा हाथ पकड़कर घोड़े की ऊपर फेरने लगा। कहने लगा, अब बताओ, क्या खा लिया इन्होंने तुम्हें? कुछ भी तो नहीं हुआ ना? तुम बेकार की डर रही हो, घोड़े बहुत मासूम होते हैं। फिर खलील ने मेरा हाथ पकड़कर पूरे घोड़े के ऊपर फेरा, लेकिन वाकई घोड़े ने मुझे कुछ नहीं किया। इस अस्तबल में एक लकड़ी का अलग से कमरा बना हुआ था, जहां पर बस एक ही घोड़ा था जो भूरे रंग का था। खलील मुझे उसके पास नहीं लेकर गया। मैंने पूछा कि यह घोड़ा सबसे अलग क्यों रखा है, तो कहने लगा, यह मेरा चहेता घोड़ा है, इसलिए नखरेबाज भी बहुत है। मेरा काफ़ी हद तक डर खत्म हो चुका था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे इससे भी मिलवा दें। कहने लगा, देख लो, अगर तुम इसे पसंद आ गई तो मेरा क्या होगा। यह बात मेरे कान के बिल्कुल करीब आकर बड़े धीमे लहजे में खलील ने मुझे कही और फिर हंसने लगा। कहने लगा, मेरा यह घोड़ा हुस्न परस्त है, खूबसूरत लड़कियों को देखकर उसका दीवाना हो जाता है। मेरे लिए यह बात काफ़ी अनोखी थी। फिर जिस तरह से बार बार खलील मुस्कुरा रहा था और खा जाने वाली नज़र से मुझे देख रहा था, मुझे लगा वह शायद मुझे डराने के लिए या फिर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने बड़ी अदा से अपने आप को हिम्मत दिया। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इससे भी मिलवाओ, मैं देखती हूँ कि मुझे देखकर ये क्या रिस्पांस देता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और मेरा हाथ पकड़कर अस्तबल के अंदर बना छोटा सा लकड़ी का कमरा था जहाँ वह घोड़ा था, तो मुझे उसके पास ले गया। उसने उसका दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। वो घोड़ा दूर से ही चमक रहा था, जैसे उसके जिस्म पर कोई ख़ास तेल मालिश किया गया हो, जिससे उसकी चमक और भी बढ़ गई थी। आंखों को तो बहुत भला लग रहा था। वाकई वो घोड़ा नज़रबाज था। उसने बस एक नज़र मुझे देखा और फिर नज़र नहीं पलटी, वहीं का वहीं खड़ा रहा। आहिस्ता आहिस्ता उस घोड़े की आंखें मुझे सुर्खी माइल लगने लगीं। पता नहीं, मुझे उसकी नज़रों से डर सा महसूस होने लगा। मैं अभी सोच भी नहीं पा रही थी कि उसकी आंखें एकदम लाल होने लगीं, कि वह एकदम से मेरे पास आ गया। मैं तो सांस लेना भूल गई। फ़ौरन से कमरे से बाहर निकली, लेकिन वह घोड़ा तो संभल ही नहीं रहा था, बाहर आने की कोशिश कर रहा था। खलील ने बड़ी मुश्किल से उसे न जाने किन किन तरीकों से काबू में किया, लेकिन जैसे ही वह मुझे देखा मेरी तरफ लपकने लगता। हालांकि वह रस्सी से बंधा हुआ था, अगर ना बंधा होता तो न जाने मेरे ऊपर हमला ही ना कर देता। कुछ देर पहले ही घोड़े से डरना भूली थी, लेकिन मेरा वह डर उस गुस्सेल घोड़े को देखकर वापस आ गया था। वह घोड़ा खलील के काबू से बाहर हो रहा था। खलील मुझे कहने लगा, तुम जाओ यहाँ से मुस्कान। मैं भी उससे खौफ खा रही थी, इसलिए जल्दी से बाहर निकल गई। 15-20 मिनट बाद खलील बाहर आया। पसीने से सराबोर था, काफ़ी संजीदा था और बुरी तरह से हाँफ रहा था। घोड़े को संभालना आसान काम नहीं होता, और ख़ास तौर पर उस वक्त जब वह बदल जाए। कहने लगा, कमबख्त को तुम ज़्यादा ही पसंद आ गई हो। यह सुनकर तो मेरी और भी जान निकली। मैंने कहा, मुझे डराओ मत। वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सच कह रहा हूँ, आज तक कभी किसी लड़की को देखकर इसने इतनी उछल कूद नहीं की। वह सारी ज़िंदगी विधवा रहकर गुजरती थी, लेकिन अगर उसका पहला पति दोबारा से यह चाहता कि यह मेरी शादी अपनी बीवी से दोबारा हो जाए, तो उसे हलाला करना पड़ता, और हलाला घोड़े के साथ होता था। यह सुनकर तो मेरी सूझबूझ खत्म हो गई। मेरी सास ने मुझे गांव के रीति रिवाज के बारे में बताना शुरू कर दिया। कहने लगी, हमारे बाद तुम्हें ही यह सब संभालना है, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे गांव में चलने वाले रीति रिवाज क्या है। लेकिन वह तो रीति रिवाज के नाम पर बेबुनियाद थी, जिन्हें परवान चढ़ाया जा रहा था। और उन सब में से सबसे बड़ी जहालत यह थी, जिसे सुनकर तो मैं यूं सिकुड़ गई, गुमसुम सी हो गई। मैंने कहा, एक जानवर के साथ हलाला, भला ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इस मसले को अभी सोच भी नहीं पाई थी कि तभी पीछे से 2 नौकरानी आ गई।
जहाँ मैं अपनी सास के साथ बैठी थी और एक दूसरे से बातें कर रही थी। वह मेरी सास से आकर कहने लगी कि बड़ी मालकिन, 3 दिन से शेरू ने कुछ नहीं खाया, बिल्कुल चुप बैठा है। मेरी सास यह सुनकर कहने लगी कि तुझे पता है, तेरी काली शक्ल को देखकर तो वह एक बोटी भी नहीं खाएगा। मेरी सास गुस्से से कह रही थी, तुम यहाँ की नई नहीं हो, तुम जानती हो कि वह सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के हाथ से ही खाना खाता है। जो कोई खूबसूरत नौकरानी है, उसे बोलो उसे चारा डालें। मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी यह शेरू कौन है? मेरी सास कहने लगी, खलील का घोड़ा है, उसका चाहिता, बस हुस्न परस्त है। ये सुनकर भी मुझे हैरत हुई, क्या जानवर भी हुस्न परस्त होते हैं? मैंने कहा, जानवरों को क्या मालूम हुस्न क्या है क्या नहीं। वह कहने लगी, उसे पता है खूबसूरत औरत के हाथों से चारा पेट भरकर खाता है, पर अगर किसी काली नौकरनी की शक्ल देख ले तो मुंह पीछे कर लेता है। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, अब कोई खूबसूरत नौकरानी खिलाएगी तब खाएगा। ये कहने के बाद हम उस गांव की दूसरे रीति रिवाज के बारे में बात करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद वो नौकरानी भी आ गई। कहने लगी, बड़ी मालकिन, आज तो वह मेरे हाथ से भी कुछ नहीं खा रहा। आज भी उसने ना खाया तो कहीं बीमार ना पड़ जाए। मेरी सास काफ़ी परेशान थी, शायद उन्हें भी खलील की तरह घोड़े से दिलचस्पी थी। बहरहाल मुझे ना तो घोड़े से दिलचस्पी थी और ना ही इन बातों से। वैसे भी अब सुबह की जगी हुई थी, इसलिए मैं आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन अभी मेरी आंख लगी हुई थी कि खलील कमरे में आ गया। बड़ा परेशान था। मैंने कहा, अब तुम्हें भी अपने घोड़े की फिक्र सता रही है। कहने लगा, बात मामूली सी नहीं है, 3 दिन से भूखा है। अच्छा, तुम्हें याद है ना, 3 दिन पहले वह तुम्हें देखकर ही बिदक गया था। मैंने कहा, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? कहने लगा, समझा करो, न खाना खाएगा तो सिर्फ तुम्हारे हाथों से खाएगा। बड़ा नखरेबाज घोड़ा है तो किसी की नहीं सुनता। चलो ना प्लीज़, उसे खाना खिला दो। ये सुनकर तो मेरी नींद धग से भाग गई। मैंने कहा, खलील, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। आपने मुझे कहा था, इसलिए मैं आपके साथ अस्तबल देखने चली गई थी। मुझे घोड़े से वैसे ही खौफ आता है, मेरी जान निकलती है, और आप चारा खिलाने की बात कर रहे हैं। वह कहने लगा कि अगर तुमने उसे खाना नहीं खिलाया तो वह मर जाएगा। मुस्कान, चलो मेरे साथ, मुझे कुछ भी नहीं सुना। तुम नहीं जानती शेरू मेरे लिए क्या है। यह कहकर खलील ने मेरा हाथ पकड़ मुझे बेड से उठने के लिए खींचने लगा। ना चाहते हुए भी मुझे खलील के साथ अस्तबल में जाना पड़ा। जैसे ही मैं शेरू के लकड़ी के कमरे में गई, मुझे देखकर वह लंबे लंबे सांस लेने लगा, हिनहिनाने लगा। खलील कहने लगा, देख लिया इसकी तड़प, कितना खुश हो गया ये। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि घोड़ा खुश कैसे होता है, तो खुशी का इजहार कैसे करता है। मैंने डरते डरते चार पड़ा खलील मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़कर मेरा हाथ घोड़े के मुंह के पास ले गया। मैं फ़ौरन से अपनी आंखें मींच ली। मेरी जान निकल रही थी और वह घोड़ा मेरे हाथ से चारा खा रहा था, जैसे उसकी ज़ुबान मेरे हाथ पर लगती है। मेरा हाथ खुद ब खुद पीछे की तरफ जाने लगता, लेकिन खलील की मजबूत पकड़ से मेरा हाथ पीछे जा नहीं सकता था। आधे घंटे की ड्यूटी देनी पड़ी थी मुझे। शेर होकर उस घोड़े ने अपना चारा खाया था और उस आधे घंटे में मैंने अपना आँख खोलकर देखा भी नहीं था। जब उसने चारा खा लिया तो खलील ने मेरा हाथ उसकी कमर पर सहलाना शुरू कर दिया। मुझे कहने लगा कि अगर तुम थोड़ा सा दिल लगा लो तो यकीन जानो मेरा शेरू बहुत अच्छा है, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा, खलील, मुझे घोड़े से एलर्जी है। आज मैं तुम्हारी खातिर ये सब कर लिया, लेकिन मैं यह सब नहीं कर सकती, मुझे डर लगता है। वह कहने लगा, यह तुम्हारे हाथों के बगैर चारा नहीं खाएगा, इसलिए खुदा के लिए यह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ अपनी ज़मीनें और अपने काम छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा तुम्हें मेरे शेरू। खलील मुझसे मिन्नत करने लगा था, इसलिए मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे उस घोड़े को चारा खिलाना पड़ा था। जब मैं उसके पास जाती वह हिनहिनाने लगता, लेकिन एक बार उस घोड़े ने ऐसी अजीब हरकत की कि मेरा दिल डर से कांपने लगा। जैसे ही मैं उसे चारा खिलाने के बाद उसकी कमर से हिलना शुरू की तो वह मेरे करीब आकर अपना वजूद मेरे हाथ में रखने लगा। मैं जल्दी से पीछे हट गई तो वह मेरे पाँव के पास अपना मुंह लाकर मेरे पाँव पर जुबान फिरने लगा। मेरा तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं फटाफट से बाहर आ गई। मैं जब भी उसे चारा खिलाती थी वापस अपने कमरे में आकर कई बार अपना हाथ धोती थी। मैं शावर लेने चली गई। बार बार मुझे झुर्री से आ रही थी। मुझे किस मुसीबत में खलील ने डाल दिया था। एक बार रात को खलील बहुत देर से घर आया।
मेरी शादी को 2 महीने गुजर गए थे और इस 2 महीने में पहली बार ऐसा हुआ था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ तो लड़खड़ाते कदमों से आकर बेड पर गिरा था। यह देखकर तो मेरा दिल थम गया था। क्या वह शराब पीता था? क्योंकि उस वक्त वह नशे में बिल्कुल धुत था। उसके पास आई, मैंने कहा, खलील, तुमने शराब पी है? वह कहने लगा, हाँ, शराब तो मैं पीता हूँ। मैंने कहा, क्यों पीते हो? कहने लगा, हम जागीरदारों की आदतों में से यह भी एक आदत है। यह कहकर उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। पहली बार मैंने खलील का उस रात जुनून देखा था। शराब के नशे में वह इंसानी हदें भूल गया था। यह भी भूल गया था कि मैं भी इंसान हूँ। मैं एक नाजुक सी लड़की थी। खलील जैसे शख्स के नशे में आने वाले जुनून का निशान नहीं बन सकती थी। सुबह तक मेरी हालत ख़राब होने लगी। खलील का नशा टूटा तो अपने नाखूनों के खरोच मेरे वजूद पर, चेहरे पर देखकर कुछ शर्मिंदा सा हुआ। इससे पहले कि वह मेरी तरफ बढ़ता, मैं फ़ौरन से पीछे हुई। मैंने मुश्किल से उसे रोका। मैंने कहा, मेरे पास मत आना। तुम इंसान नहीं, जानवर हो तुमने शराब के नशे में मेरे साथ हैवानियत की है। मैं बहुत धीरे से बोल रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, मुझे बिल्कुल होश नहीं थी। आई एम सो सॉरी मुस्कान, आइंदा ऐसी नहीं होगा। मैंने कहा, आइंदा मैं यहाँ रहूँगी तब ऐसा होगा ना? मैं वापस यहाँ से जा रही हूँ, अपने घर वालों के पास। ये सुनकर वह थोड़ा घबरा गया। कहने लगा, मुस्कान, क्या हो गया है तुम्हें? मैं वाकई होश में नहीं था, और शराब के नशे में इंसान को क्या पता चलता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने कहा, तो पीते क्यों हो? छोड़ दो पीना। तो फिर कहने लगा, बचपन की आदत है, नहीं छूट सकती। शादी के 2 महीने तक पता नहीं मैं अपने आप पर कैसे काबू कर रखा था, इसलिए शायद रात को मैं कुछ ज़्यादा ही पी गया, लेकिन आइंदा में अब कम कर दिया करूँगा। मैंने कहा, तुम मेरे पास नहीं आओगे, मुझे मेरे घर जाना है। लेकिन वह मेरा हाथ पकड़कर चूमने लगा। मेरा आंसू पहुँचने लगा। मेरे चेहरे पर मारे गए नाखूनों से निकले खून को साफ करने लगा। मुझसे माफ़ी मांग रहा था। कभी नशे में तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। फिर यही हुआ जिस दिन शराब पीता था, मेरे कमरे में नहीं आता था। लेकिन एक बार मुझे बेचैनी ने घेर लिया, क्योंकि मेरी सास ने मुझे बताया कि जब ये जागीरदार शराब पीते हैं तो इनको औरत चाहिए होती है। यह बात उन्होंने मुझे डायरेक्ट तौर पर नहीं की थी, लेकिन मेरा दिमाग तब से ही अजीबोगरीब सोचने लगा। इसलिए जिस रात खलील मेरे पास नहीं आया, मैं समझ गई कि वह शराब पीकर अलग कमरे में सोया होगा। मैं अपने कमरे से बाहर आई और ऊपर की सीढ़ी चढ़ने लगी, क्योंकि खलील उस रात ऊपर के कमरे में सोता था। जब मैं ऊपर गई तो मुझे दबी दबी सी सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। मैं उन आवाज़ों की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही मैं उस कमरे तक पहुंची, वह लड़की बार बार अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी कि साहब जी, मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ये जुल्म ना करो। खलील उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने ये किस शख्स के साथ शादी कर ली है? क्या वह इस काबिल था कि मैं उससे शादी करती? बेशक उसका बाप अमीर था, लेकिन हमारी परवरिश ऐसी नहीं हुई थी कि मैं एक अय्याश शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारती। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। खलील ने ही दरवाज़ा खोला था। उस वक्त उसकी आंखें नशे से चूर थीं, लेकिन मुझे देखकर कुछ परेशान सा हुआ था। उसके पीछे बेड पर एक लड़की बैठी थी जो रो रही थी और बिल्कुल बेहाल सी थी। कमरे का खुला दरवाज़ा देखकर वह फ़ौरन से भागते हुए आई, लेकिन जैसे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, खलील ने उसे पीछे धकेला। मुझे कहने लगा, तुम जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, मैं सो जाऊं ताकि तुम यहाँ दूसरों की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर सको। शर्म नहीं आती तुम्हें, बेशरम इंसान। मेरी बात सुनकर मुझे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं कर रहा ना। नशे में मुझे औरत चाहिए, अपनी ताकत, अपना जुनून निकालने के लिए। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से। वह तो सारे लिहाज भूल गया था। मैंने उसका गिरेबान पकड़ के उसे पीछे धक्का दिया और उस लड़की से कहा कि तुम जाओ यहाँ से। खलील नशे से चूर था, इसलिए गिरने से बेहोश हो गया। वह लड़की मेरा शुक्रिया अदा करते हुए चली गई। वह गांव की कोई लड़की थी जिसे खलील ज़बरदस्ती पकड़कर लाया था। उस लड़की से मुझे पता चला कि जब भी जागीरदारों का दिल चाहता है, जो लड़की उन्हें अच्छी लगती है, वह उन्हें अपनी हवस का निशाना बनाने से बाज नहीं आते। और खलील भी ऐसा ही था। अगले रोज़ जब खलील कमरे में आया तो बहुत गुस्से में था। मुझसे कहने लगा, मेरे काम के बीच में मत आया करो। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, आज के बाद तुम दखलंदाजी नहीं दोगी। वह बहुत बुरे लहजे में मुझसे कह रहा था। मैंने कहा, तलाक दे दो मुझे।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में रहना ही नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो शराब पीता हो, लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता हो और न जाने क्या क्या जुल्म करता हो। मैं शहर जाते ही तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। उसके हाथ से थप्पड़ खाकर तो मैं बिल्कुल ही पागल हो गई। मैंने उसके सीने पर मुक्का मारने शुरू कर दिया। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। हमारा झगड़ा बढ़ गया। मेरी सास भी वहां पर आ गई। मेरे ससुर शहर गए थे, गांव में मौजूद नहीं थे। घर के सब नौकर नौकरानी भी यही इकट्ठे हो गए। उन सब के सामने खलील ने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया। मेरी सास यह सुनकर खलील पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, पागल है तू, ये कोई गांव की लड़की थोड़ी है जो चुप हो जाएगी। उस वक्त तो मेरी सास खलील को कमरे से बाहर ले गई, मेरा कमरा बंद कर दिया। लेकिन मेरी तलाक हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपना सामान पैक किया। जैसे ही कमरा खोला तो कमरा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरा खलील से अब कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। रात तक मैं दरवाज़ा पीट पीट के थक गई, भूखी प्यासी भी थी। रात 12 बजे मेरा दरवाज़ा खुला। खलील अंदर आया, साथ में एक नौकरानी और मेरी सास भी थी। खलील को देखकर मैं नफ़रत से उसे कहा कि मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाओ। मेरी सास कहने लगी कि देखो, खलील ने गुस्से में सब कहा है और हमारे पास इसका हल भी है। देखो, खलील को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वह तुमसे दोबारा निकाह करने को तैयार है। मैंने कहा, कौन सा निकाह, कैसा निकाह? मैं इस शख्स के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती। मेरी सास कहने लगी, देखो, तुम्हारी मर्जी तो चलेगी नहीं, होगा तो वही जो हम चाहते हैं। ये सुनकर मैंने कहा, क्या करोगे तुम लोग मेरे साथ? कहने लगी, तुम इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती, हम तुम्हारा हलाला शेरू से करवाएंगे। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। तो वह कहने लगी कि हमारे गांव में घोड़े से ही हलाला करवाया जाता है, इसलिए एक रात के लिए तुम्हें शेरू के लिए दुल्हन बनना पड़ेगा और उसके बाद खलील की। मैंने कहा, मैं किसी भी बेकार की रस्मों की भेंट नहीं चढ़ने वाली। मेरा फ़ोन दो, मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। लेकिन यहाँ मेरी कौन सुनता। मैं तो किसी गहरी दलदल में फंस गई थी। उसी रात मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाया गया। मेरी सास ने मुझे मारा भी। फिर रात को ज़बरदस्ती मुझे उस घोड़े के कमरे में फेंक दिया। बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया और आज घोड़े की रस्सी भी खुली हुई थी। यह देखकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानती थी कि अब मैं मर जाऊंगी। मैं किसी इंसान की हैवानियत बर्दाश्त करने के काबिल ना थी, और जानवर तो फिर जानवर होते हैं। मैं खुद ही उस घोड़े के पास चली गई। मैंने कहा, मुझे मार दो शेरू, मुझे ख़त्म कर दो, मैं मरना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी जानवर की हवस का निशाना नहीं बन सकती। मैंने सुना है घोड़े वफ़ादार होते हैं, मालिक का खाते हैं, उसके साथ बेवफाई नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया है। अगर वाकई तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी वफ़ा है तो मुझे इन लोगों से बचा लो। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे बड़े गौर से देखता रहा, फिर अपनी कमर की तरफ मुंह करके इशारे से मुझे बैठने का इशारा किया। वह मेरी बात समझ चुका था। मैं फ़ौरन से उसके ऊपर बैठ गई और उसे ज़ोर से पकड़ लिया। वह घोड़ा दरवाजे की तरफ बढ़ा और अपना सर ज़ोर ज़ोर से मारकर उसने दरवाज़ा खोल दिया, और बाहर का गेट चौकीदार ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया। वह बिल्कुल बितका हुआ था, और जब वह गुस्से में होता था तो बिल्कुल अंधा हो जाता था, सामने वाले को मार देता था। इसलिए चौकीदार भी डर गया होगा। वह इतनी तेज़ी से भाग रहा था कि मुझे यह डर लग रहा था कि कहीं मैं गिरी ना जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारे पीछे कार की आवाज़ें आने लगीं। शायद खलील और उसके गार्ड गाड़ियों में बैठ गए थे और हमारा पीछा कर रहे थे, लेकिन शेरू बहुत तेज़ी से भाग रहा था। फिर हमारे पीछे फायरिंग होने लगी। जितनी तेज़ रफ्तार से वह भाग रहा था, मुझे यह डर था कि अगर मेरा हाथ ज़रा सा उसकी पकड़ से छूट गया तो मैं ज़मीन पर पूरी तरह से गिरकर मर जाऊंगी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। वह गाड़ियां हमसे बहुत पीछे रह चुकी थीं। वह घोड़ा इस कदर तेज़ी से भागता था कि उसकी रफ्तार का मुकाबला गाड़ी भी ना कर पाए। हम अब घने जंगलों में घुस गए और वहां उस घोड़े को अंधेरे में ढूंढना नामुमकिन था। मैं नहीं जानती थी वह मुझे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन उसमें वफा थी। सुबह का सूरज निकला तो मैं बस स्टॉप तक पहुंच गई थी। वह भी भागते भागते थक गया था। मैं घोड़े से नीचे उतरी और उसकी कमर को सहलाने लगी, उसका शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन मेरा हाथ एकदम खून से भर गया। जब मैंने गौर से देखा तो घोड़े को गोलियां लगी हुई थीं।
यह देखकर मेरी जान निकल गई। मैंने उस घोड़े को देखा तो उसके आंसू बह रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसके आंसू साफ किया। मैं बस स्टॉप तक आ चुकी थी और सिर्फ 3 मिनट ही बस वहाँ रुकती। वह घोड़ा मुझे बस की तरफ इशारा करने लगा कि मैं चली जाऊं। मैं रोते हुए बस में बैठी थी। पहली बार मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लगा था। उनकी वफ़ा पर दिल निछावर करने को चाहा था। बस में बैठकर मैं शहर पहुंची और अपने पापा से रो रो कर सारी बात कही। मेरे पापा के अच्छे खासी बड़े लोगों से पहचान थी, इसीलिए मेरी जान खलील से छूट गई। मेरे पापा ने कोर्ट में खलील के खिलाफ केस कर दिया और हम लोग केस जीत भी गए। खलील को करीब 10 साल की सज़ा सुनाई गई। उसने कई लड़कियों की ज़िंदगी इसी तरह बर्बाद की थी। मेरे वालिद ने मेरी दूसरी शादी कर दी। अब मैं दुबई में रहती हूँ, लेकिन अब भी मुझे जब भी शेरू का ख्याल आता है तो मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। बस मैं यही सोचती हूँ कि शेरू जिंदा है या नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।